नमस्कार दोस्तों, टीएनसी एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनका हम टीएनसी एक्सप्रेस के माध्यम से जो है वो हम वन बाय वन उन टॉपिक को जो है वो क्लियर करते हैं। टीएनसी एक्सप्रेस में कौन सा टॉपिक होता है उसके लिए जो है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपको बताया हुआ है। सबसे पहली चीज है, टीएनसी एक्सप्रेस में वो टॉपिक हम सेलेक्ट करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी कि उसमें एग्जाम के अंदर जो है वो क्वेश्चन आनी चाहिए, चाहे वो एग्जाम नॉर्सेट का हो, चाहे ईएसआई का हो, चाहे सीएचओ का हो, चाहे पीजीआई का हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का हो। उस टॉपिक से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन 100% आनी चाहिए, तो उस टॉपिक को जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे आप जो है वो टीएनसी एक्सप्रेस के नाम से अगर आप टाइप करोगे हमारे चैनल में तो वहां पे वो सारे टॉपिक आपको दिख जाएंगे। तो वो चीजें आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने काफी हद तक जो है वो कवर करवा रखे हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स टीएनसी एक्सप्रेस में पढ़ाने वाला है वो है हमारे पास में कि वो टॉपिक जो है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दूसरी चीज है कि उस टॉपिक को जो है वो हार्ड होना चाहिए, यानी कि वो टॉपिक जो है वो बच्चों की दृष्टि से जो है बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत इजी टॉपिक जो है वो ले लिया। दोस्तों, इजी काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो टफ काम होता है या जो हार्ड काम होता है उसको हम करते हैं। तो वो टॉपिक जो है वो स्टूडेंटों की समझ से परे होना चाहिए, या उस टॉपिक को समझने में जो है वो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, उस टॉपिक को जो है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो आता है कि उसकी पूरी नॉलेज जो है, यानी कि जितने भी एमसीक्यू है पहले पूछे गए हैं उनको भी या क्या पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू भी जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है हमारे पास में चौथा, कि टॉपिक कौन सा होता है। तो टॉपिक जो है वो कमेंट बॉक्स से चूज किया हुआ था। अब कमेंट बॉक्स पे कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस का क्या टॉपिक होना चाहिए वो सारे के सारे वो लोग कमेंट करते हैं। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे या जिस टॉपिक के लिए जो कमेंट आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम जो है वो पढ़ेंगे एनेस्थेसिया, तो ये भी जो है वो बहुत सारे कमेंट्स में जो पुराने टीएनसी एक्सप्रेस के टॉपिक थे उसमें कमेंट आए हुए थे कि सर एनेस्थेसिया के बारे में बता दो, एनेस्थेसिया के बारे में बता दो। ये वैसे तो देखा जाए तो छोटा टॉपिक है, लेकिन एक तो समझने में दिक्कत आती है और दूसरी इससे क्वेश्चन जो है वो बहुत बार निकलते हैं और थोड़े कंफ्यूजिंग टाइप के जो है वो क्वेश्चन निकलते हैं। तो हमने आज चूज किया है एनेस्थेसिया। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपको नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक करना है, कोई भी टॉपिक जो आपको हार्ड लगता है, जैसे हमने पहले मैं बता दूं, जैसे हमने टीएनसी एक्सप्रेस में बहुत सारे जो है वो टॉपिक कर लिए, वेंटिलेटर कर लिया, डायलिसिस कर लिया, उसके बाद जो है वो क्लोटिंग फैक्टर कर लिया, नर्सिंग प्रोसेस कर लिया, बहुत सारे टॉपिक जो है वो हमने कर लिए, जो जैसे जैसे बच्चों ने बताया ईसीजी कर लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, वो आपका कोई भी सब्जेक्ट से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मेडिकल सर्जिकल से हो, वो आपका गायनिक से भी हो सकता है, वो आपका पीड से भी हो सकता है, वो आपका साइकेट्रिक से भी हो सकता है। कोई सा भी टॉपिक है उसको हम लेते हैं। तो दोस्तों, जो टॉपिक आपको समझने में दिक्कत है या लगता है कि इससे एग्जाम में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और हमें इसमें जो है वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जल्दी से जो है वो नेक्स्ट टाइप जो है वो टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, और क्लास कैसी लगती है वो भी जो है वो आप बताइए। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास में जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास में एनेस्थेसिया। अब एनेस्थेसिया में जो है वो क्या क्या चीजें पूछी जाती है या किस तरीके से चीजें पूछी जाती है वो सारे के सारी जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन करके ले लेते हैं। आज की जो हमारे पास में जो है वो समराइज होगी, या हम कह सकते हैं कि क्या लेसन प्लान है। तो दोस्तों, या क्या क्या चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एनेस्थेसिया होता क्या है, एनेस्थेसिया कहते किसको हैं, किस किस टाइप से जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएंगे हमारे पास में टाइप, कि कौन कौन से टाइप के होते हैं एनेस्थेसिया। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, रीजनल एनेस्थेसिया क्या होता है, लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है, जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्टेजेज। स्टेजेज जो है वो एनेस्थेसिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज जो है वो आपको नोट कर लेनी है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है अगर है एनेस्थेसिया में वो है हमारे पास में स्टेजेज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी जो है वो हम स्टेजेस से ही देखने को मिलेंगे। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे जो है वो हम स्टेजेस से आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन से हर बार एक आधा क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। हालांकि इसमें अच्छी चीज ये है कि इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ही जो है वो नैरो माइंडेड है, यानी कि बहुत कम चीजों में ही जो है वो क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद इससे रिलेटेड हम जो है वो एमसीक्यू करेंगे, जो कि हमारे टीएनसी एक्सप्रेस का जो है वो मेन चीज होती है कि जो जो हमने क्वेश्चन तो कर लिया,
अब क्वेश्चन करने के बाद में हमें उसमें से कितना नॉलेज प्राप्त हुआ है वो भी तो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने इतना सारा पढ़ लिया और उसके बाद हमें याद कुछ भी नहीं है। तो उन चीजों के लिए भी जो है वो हम क्या करेंगे कि एमसीक्यू को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम कमेंट्स का इंतजार करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिएगा, जो कि आपको टीएनसी एक्सप्रेस में चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन करके। सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज कंफ्यूजन जो है वो आपका दूर कर देंगे कि वास्तव में एनेस्थेसिया जो है वो होता क्या है और किस टाइप से होता है उसको हम देते हैं। तो दोस्तों एनेस्थेसिया की अगर हम बात करें, एनेस्थेसिया की अगर हम बात करें तो एनेस्थेसिया का जो है वो वर्ड जो है वो दो चीजों से मिलेगा। एन होता है विदाउट, एन होता है विदाउट, और एस्थेसिया का मतलब होता है सेंसेशन। सेंसेशन। अब ये चीज तो क्लियर होगी। एनेस्थेसिया में हमारे पास में एक चीज होगी, एक हो गया विदाउट और दूसरा हो गया सेंसेशन। अब एनेस्थेसिया जो है वो पर्टिकुलर किस चीज को हम बोलेंगे कि लोकल एनेस्थेसिया में क्या होता है, जनरल एनेस्थेसिया में क्या होता है, या रीजनल एनेस्थेसिया में जो है वो क्या होता है। तो आपको एक चीज जो है वो तो क्लियर करनी है। एक चीज हो गई हमारे पास में लॉस ऑफ द सेंसेशन। चाहे एनेस्थेसिया कोई सा भी हो, चाहे रीजनल हो, चाहे लोकल हो या जनरल हो, एक चीज तो है वो हमारे पास में आ जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन। तो ये चीज तो आपको कंठस्थ करनी है। अब उसके बाद जो अलग अलग हमारे पास में एनेस्थेसिया आएंगे उन सब की अलग अलग डेफिनेशन आएगी। किसी एनेस्थेसिया में लॉस ऑफ द सेंसेशन होता है बट लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस नहीं होगी, ठीक है। और किसी टाइप के एनेस्थेसिया में लॉस ऑफ द सेंसेशन होता है, उसके साथ साथ लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस भी होगी। मतलब आपको एक चीज तो जो है वो अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेनी है, वो है कि एनेस्थेसिया के अंदर लॉस ऑफ द सेंसेशन तो होगा ही होगा, चाहे किसी भी टाइप का जो है वो एनेस्थेसिया हो, ठीक है। तो आधी डेफिनेशन तो हमारी यहीं पे कंप्लीट होगी कि लॉस ऑफ द सेंसेशन होगा, चाहे लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस हो या ना हो। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी एनेस्थेसिया की, अब सिंपल फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। एनेस्थेसिया की डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ द सेंसेशन विथ और विदाउट लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस। यानी कि लॉस ऑफ द सेंसेशन तो होगा बट लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये इसकी जो है वो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आ गई। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एनेस्थेसिया इज ए प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन with or without loss of consciousness, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कि सेंसेशन तो लॉस होगा ही होगा, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। ये सब हमारे अभी आगे जो है वो एनेस्थेसिया के टाइप आएंगे, उन सब में ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात आती है कि एनेस्थेसिया जो है वो वर्ड सबसे पहले जो है वो किसने दिया था। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो 1920 में जो है वो एक एनेस्थेटिक थे, उन्होंने जो है वो इसको दिया था और इसकी स्टेजेज भी उन्होंने दी थी। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि जो हमारी स्टेजेज है वो किस नाम से जाना जाती है, एनेस्थेसिया की जो स्टेजेज है वो किस नाम से जानी जाती है, या एनेस्थेसिया जो है वो किसने दिया था। तो दोस्तों गुडल्स, ठीक है, इनका पूरा नाम देखें तो अर्निएस्ट गुडल्स थे एनेस्थेटिक। इन्होंने जो है वो सबसे पहले 1920 के अंदर जो है वो एनेस्थेसिया को डिस्क्राइब किया था। साथ के साथ जो है वो एनेस्थेसिया की स्टेज भी जो है वो इन्होंने ही जो है वो डिस्कस की थी। और टॉपिक शुरू होने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि एनेस्थेसिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी स्टेजेज। तो स्टेजेज के ऊपर जो है वो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो ध्यान देना है। और स्टेजेस को कई बार बोल देते हैं गुडल्स स्टेजेस जो है वो कितनी होती है या कितने टाइप की होती है, तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो इन्हीं के आधार पे डिवाइड की गई थी। तो ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम उसके बाद में इसके टाइप पे। ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, एन मतलब विदाउट और एनेस्थेसिया मतलब सेंसेशन। तो सेंसेशन तो होगा ही नहीं चाहे कोई सा भी हो, ठीक है।
अब उसके बाद हमने डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन की बात हम कर ली, लॉस ऑफ द सेंसेशन विथ और विदाउट लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, ये चीजें होगी। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, ये जो है वो टाइप कितने होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो इनके जो है वो अलग अलग बुक्स में जो है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखें तो हमारे पास में जो है वो टोटल इसके 3 टाइप हैं। पहला आ जाता है हमारे पास में जनरल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया। दूसरा आ जाता है हमारे पास में रीजनल एनेस्थेसिया, और तीसरा आ जाता है हमारे पास में लोकल एनेस्थेसिया। ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे पास में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस किस तरीके से आता है, और आप लोगों ने जो है वो इसके बारे में फेमिलियर भी होंगे, इन सब बारे में जो है वो सुना भी होगा। और वैसे अगर नहीं सुना है तो आज जो है वो हम देख लेते हैं। इनकी याद करने का तरीका या इनको समझने का तरीका जो है बहुत ईजी है, जैसे नाम से है उसी से पता चल जाएगा। जनरल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया में क्या होता है, जनरल एनेस्थेसिया में होता है कि हम पूरी बॉडी में जो है वो अनकॉन्शियसनेस होती है, साथ के साथ पूरी बॉडी में जो है वो लॉस ऑफ द सेंसेशन होता है। जो भी मेजर सर्जरी होती है, पहले इनको जो है वो समझ लेते हैं, उसके बाद जो है वो इनको एलोबरेट करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि मेजर सर्जरी होती है, जैसे मान लीजिए कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी है या हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट है, जो भी मेजर सर्जरी है उसमें क्या करते हैं हम, लॉस ऑफ द सेंसेशन भी करते हैं और लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस भी करते हैं। ये दोनों चीजें जो है वो जनरल एनेस्थेसिया में होती है, याद रह जाएगा। जनरल एनेस्थेसिया में क्या होता है कि लॉस ऑफ द सेंसेशन भी होगा और लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस भी होगी। तो यहां पे आप जनरल एनेस्थेसिया की अगर डेफिनेशन की बात करो या इसके इंट्रोडक्शन की बात करो या इसके समझने की बात करो, तो ये 2 चीजें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस प्लस लॉस ऑफ द सेंसेशन। अब लॉस ऑफ द सेंसेशन तो होगा ही, तीनों में ही होगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तभी मैंने बता दिया था कि लॉस ऑफ द सेंसेशन तो होगा ही, सेंसेशन तो वहां पे रहेगा। अगर सेंसेशन रहेगा, पेन होगा, तो हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। मान लीजिए यहाँ पे कट लगा, अगर यहाँ पे हमें स्टिच भी करने हैं तो भी हमें जो है वो सेंसेशन तो लॉस ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जनरल एनेस्थेसिया के अंदर जो है वो लॉस ऑफ द सेंसेशन तो होगा ही होगा, साथ के साथ लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस भी होगी। आदमी जो है वो पूरा बेहोश रहेगा, ठीक है। सर्जरी हो रही है, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए और सर्जरी होती है, बहुत सारी सर्जरियों में पेशेंट को जो है वो सेंसेशन ही लॉस किया जाता है, कॉन्शियसनेस लॉस नहीं की जाती। उसमें उसको पता रहता है कि इतने लोग हैं, ये लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो चीज़ें उसको जो है वो पता नहीं रहती। वो देख भी लेता है तो भी उसको जो है वो दर्द वगैरह या पेन वगैरह जो है वो नहीं होता है। तो ये हो गया हमारे पास में जनरल एनेस्थेसिया। दूसरा आ जाता है हमारे पास में रीजनल एनेस्थेसिया। दोस्तों रीजनल एनेस्थेसिया, इसको दूसरा नाम जो है वो हम स्पाइनल एनेस्थेसिया के नाम से भी जो है वो कुछ कह सकते हैं, लिटिल बिट डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है उसको भी हम क्लियर करते हैं। रीजनल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान लीजिए दोनों लोअर लिम्ब को जो है वो हम एनेस्थेटिक करना चाह रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वाला पार्ट जो है वो कॉन्शियस होना चाहिए, बाकी पूरी बॉडी जो है वो लॉस ऑफ द सेंसेशन होना चाहिए, तो वो हो गया हमारे पास में रीजनल एनेस्थेसिया। तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ द सेंसेशन तो होगा ही, प्लस लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं होगी। क्लियर है। एक पर्टिकुलर एरिया को जो है वो कवर करके रखते हैं, और इसमें बेसिकली जो है वो हम किस में लगाते हैं, हम जो ड्रग्स लगाते हैं वो लगाते हैं हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड में। जैसे मान लीजिए दोनों लोअर लिम्ब को करना है तो उस तरीके से वहाँ पे जो पर्टिकुलर नर्व ब्लॉक है वहाँ पे करते हैं, या मान लीजिए कि दोनों अपर लिम्ब है, या मान लीजिए कि हैंड वाला जो एरिया है वहाँ पे हमें नर्व ब्लॉक करनी है। मतलब बेसिकली जो हम मेडिकेशन देंगे, जो ड्रग्स देंगे, वो पर्टिकुलर उस नर्व को जो है वो न्यूट्रलाइज करेगी, उस नर्व में जो है वो सेंसेशन नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास में लोकल एनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थेसिया में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी उंगली में कट लग गया, या उंगली में कोई ऐसी चीज चुभ गई, कट लग गया, हमें स्टिच लगाना। अब स्टिच लगाना है तो हम उस पूरी बॉडी को तो एनेस्थेटिक करने से हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के चारों तरफ जो है वो हम एनेस्थेटिक ड्रग्स, चाहे वो लिग्नोकेन हो, जाइलोकेन हो, कोई सा भी हो, ठीक है, वो सारा का सारा डाल के जो है वहाँ पे उसको जो है वो लॉस ऑफ द सेंसेशन कर देते हैं। उसके बाद जो है वो स्टिच लगाई जाती है। तो लोकल एनेस्थेसिया में क्या करते हैं, लॉस ऑफ द सेंसेशन तो होगा ही, बट लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं होगी। ये एक पर्टिकुलर
छोटे एरिया के लिए जो है वो काम में ली जाती है। जहां कहीं पे भी छोटी जगह पे हमें काम में लेना है, मान लीजिए 2 mm, 4 mm, 6 mm, जहां पे भी जो एरिया हमें थोड़ा सा ही जो है वो हमें एनेस्थेटिक करना है, तो उसमें हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, लोकल एनेस्थेटिक जो है वो हम काम में लेते हैं। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारे पास में टाइप। अब उसके बाद आता है कि ये एनेस्थेटिक जो है वो हम करते किस तरीके से हैं, मतलब कौन कौन से रूट होते हैं बेसिकली जिनको हम जो है वो एनेस्थेटिक के रूप में काम में लेते हैं, या मेथड्स ऑफ एनेस्थेटिक भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको ले लेते हैं, लोकल एनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थेसिया में क्या होता है कि जहां कहीं पे भी पर्टिकुलर, जहां कहीं पे भी जो है वो हमें सेंसेशन हटाना है, वहीं पे हम उस ड्रग्स को जो है वो इंजेक्ट करते हैं। कोई सी भी ड्रग्स हो, ठीक है ना, चाहे हमने लिग्नोकेन लेना है, जाइलोकेन लेना है, लिडोकेन लेना है, कोई सी भी ड्रग्स हमें जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया को अगर हमें जो है वो न्यूट्रलाइज करना है या सेंसेशन उसका हटाना है, तो हम उस पर्टिकुलर जगह पे ही जो है वो ड्रग्स डालते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास में रीजनल और जनरल। रीजनल और जनरल में हम क्या करते हैं दोस्तों, रीजनल में हम देते हैं उस पर्टिकुलर नर्व ब्लॉक में, उसके लिए हम जो है वो स्पाइनल में भी जो है वो हम ड्रग्स दे सकते हैं, या हम दूसरे कहें कि सब एरिचनोइड स्पेस में जो है वो ड्रग्स दी जाती है। वो हो गया हमारे पास में रीजनल। और जनरल एनेस्थेसिया में क्या करते हैं, जनरल एनेस्थेसिया में स्पाइनल में भी दे सकते हैं और इनहेल भी करवा देते हैं, ठीक है ना, यानी कि ड्रग्स को जो है वो इवोपरेट करके कैंडिडेट को जो है वो इनहेल करके भी जो है पूरा बेहोश कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो आप देखो कौन कौन से मेथड्स हो गए। सबसे पहला हो गया हमारे पास में ओरली। ओरली में क्या करते हैं दोस्तों, इनहेल करवाते हैं, ठीक है, ओरली हो गया या नेजल हो गया, जो भी हो गया, उसमें हम क्या करवाते हैं, ड्रग्स को जो है वो इनहेल करवाते हैं, और इनहेल करवाने के बाद में जो हो पेशेंट को कॉन्शियसनेस को जो है वो खत्म किया जाता है। दूसरा हम देते हैं स्पाइनल में, दूसरा हम क्या देते हैं, स्पाइनल में। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में सब एरिचनोइड स्पेस है वहां पे वो ड्रग्स जो है वो डाली जाती है। और तीसरा आ गया हमारे पास में लोकल, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, जिस पर्टिकुलर जगह पे हमें जो है वो सेंसेशन खत्म करना है उसको हम कहते हैं लोकल। क्लियर है? तो देखो इमेज के द्वारा आप देख सकते हो कि कौन सी जगह पे जो है वो हम ड्रग्स डालते हैं। इमेज जो है वो आपके सामने दिख रही होगी, ये जो देख रहे हो इसमें हमारे पास में तीनों लेयर है, ठीक है। अगर नहीं दिख रही तो मैं आपको अलग से भी जो है वो बना के दिखाऊंगा कि आपको पता है बेसिकली कि जो हमारे पास में ड्रग्स है या जो भी हमारे पास में जो ब्रेन की मेनिंजेज है, लेयर है, वो कितनी होती है दोस्तों, वो 3 लेयर होती है। कौन कौन सी? पहली होती है पाया मैटर, देन एरिचनोइड मैटर, और तीसरा होता है हमारे पास में ड्यूरा मैटर। और इन सब के बीच में जो है वो स्पेस होता है। किस तरीके से स्पेस होता है उसको हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में जो है वो ब्रेन है, ये ब्रेन है, और ये हो गया हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? अब ये इसके बाद में जो है वो हमारे पास में अलग अलग जो है वो लेयर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ले लेता हूं पाया मैटर को, ये हो गई बिल्कुल जो अटैच होती है उसको हम बोलते हैं पाया मैटर। जो ब्रेन के सबसे ज्यादा नजदीक होती है उसको हम बोलते हैं पाया मैटर। कैसे याद रखोगी उसको भी मैं बताऊंगा दोस्तों। दूसरा आ जाता है हमारे पास में एरिचनोइड मैटर, ये वाला जो देख रहे हो ये हो गया हमारे पास में एरिचनोइड मैटर। और तीसरा हो गया हमारे पास में ड्यूरा मैटर, ये जो हो गया हमारे पास में ड्यूरा मैटर। याद रखने का तरीका भी जो है वो आपको बता देते हैं दोस्तों। याद रखना 3 हमारे पास में लेयर हो गई। अब 3 लेयर में सबसे पहले हो गया हमारे पास में पाया मैटर। अब याद रखने का तरीका, पाया मतलब पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो याद में रखना है। पाया मैटर यानी कि जो सबसे ज्यादा पास वाली लेयर है या जो अटैच है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल जो है वो अटैच है, उसको हम बोलते हैं पाया मैटर। दूसरा हो गया हमारे पास में एरिचनोइड मैटर, एरिचनोइड मैटर। और तीसरा हो गया हमारे पास में ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। ये देखो ये तीनों की तीनों सारी जो है वो लेयर मैंने आपको बता दी। अलग अलग तरीके से यहां पे बताता हूं मैं दोस्तों। ये हो गया हमारे पास में ड्यूरा मैटर। याद रखने का तरीका याद मैंने बता दिया। दूरा मतलब डी से शुरू हो रहा है, दूर, ठीक है। तो ये दूर वाली लेयर होगी। ये जो आप देख रहे हो बीच वाली, ये हो गए हमारे पास में एरिचनोइड मैटर, एरिचनोइड मैटर।
उसके बाद में सबसे नजदीक वाली होगी जो बिल्कुल पास में है, ये हो गया हमारे पास में पायामेटर। पायामेटर ये चीज क्लियर है। तो ये आपको पता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आपने नर्वस सिस्टम में ये सारी चीज देखी भी होगी। वो चीज मैंने इसीलिए नहीं बताई है क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है वो नर्वस सिस्टम में देखा भी है और बिल्कुल जो है वो आपको कंठस्थ भी होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम अगर बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और पेरिफेरल नर्व में जो है वो जो नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती है उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे यहाँ से जो है वो 12 पेयर क्रेनियल नर्व निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलती है। यह आपका ऑलरेडी जो है वो क्लियर होगा, ठीक है, इसको जो है वो इतना समझाने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं हमारे पास में एनेस्थेटिक से रिलेटेड। तो ये हमारे पास में 3 लेयर होगी, पायामेटर, एरिचिनोइड मैटर और ड्यूरामेटर। याद रखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। पाया मतलब पास और ड्यूरा मतलब दूर। तो ड्यूरा हो गया दूर और पाया हो गया पास। तो ये हो गया हमारे पास में ये पास वाली और ये दूर वाली। अब जो बीच वाली बची वो आपको पता ही है, एरिचिनोइड मैटर, ठीक है। अब इसके बीच में कौन कौन सी लेयर होती है या कौन कौन सा स्पेस होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ड्यूरामेटर और एरिचिनोइड मैटर के बीच में जो है वो स्पेस होता है जिसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। याद रह जाएगा, ये ग्रीन वाला और ये ब्लू वाले के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो इस चीज को समझो। 3 लेयर हो गई हमारे पास में। पायामेटर बिल्कुल अटैच है। पायामेटर और स्पाइनल कॉर्ड या हम कहें कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, ठीक है। दोनों आपस में जो है वो बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो है वो कोई भी स्पेस नहीं होता है। अब स्पेस हमारे पास में 2 ही आएंगे, एक ड्यूरामेटर एरिचिनोइड के बीच में और एरिचिनोइड और पायामेटर के बीच में। क्लियर है। तो जो ड्यूरामेटर है और एरिचिनोइड मैटर है इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस क्या बोलेंगे? सब ड्यूरल स्पेस। और ये चीज जो है वो बिल्कुल याद रखनी है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जो पेन किलर के लिए या जो कंटिन्यूअस जिनको पेन होता है तो उनको सब ड्यूरल स्पेस में ही जो है वो हम ड्रग्स देते हैं ताकि उस पेशेंट को जो है वो पेन से रिलीफ मिले। तो वो जो ड्रग्स कंटिन्यूअसली जो पेन मेडिकेशन या पेन के लिए जो ड्रग्स दी जाती है वो किस में दी जाती है? सब ड्यूरल स्पेस में ही जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एरिचिनोइड मैटर और पायामेटर के बीच में जो है वो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं सब एरिचिनोइड स्पेस। सब एरिचिनोइड स्पेस। दोस्तों इसी के अंदर जो है वो हम CSF भी निकालते हैं। जब CSF निकाला जाता है तो इस चीज का भी ध्यान में रखना, वो किस में निकाला जाता है? सब एरिचिनोइड स्पेस में। तो ये भी जो है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है या नॉलेज की दृष्टि से जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो हमारे पास में जो भी हम मतलब CSF निकालते हैं वो किस में से निकालेंगे? सब एरिचिनोइड स्पेस में से जो है वो CSF निकाला जाता है। और जो बेसिकली जो ड्रग्स देते हैं वो भी हम इसी के अंदर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे स्पेस जो है वो क्लियर हो गए। जो हमारा जनरल एनेस्थेसिया था, क्या था? जनरल एनेस्थेसिया था। जनरल एनेस्थेसिया था वो हम देते हैं ओरली के रूप में, ठीक है। ओरल देते हैं या इंजेक्टेबल के फॉर्म में रूप देते हैं। IV, IM कोई सा भी चीज जो है IV होता है बेसिकली, IV या ओरली करते हैं। रीजनल में हम जो है वो हम सब एरिचिनोइड स्पेस या सब जो हमारे पास ड्यूरल स्पेस है उसके अंदर देते हैं। और लोकल के अंदर हम क्या करते हैं कि बिल्कुल जहां पे पर्टिकुलर हमें जरूरत होती है वहीं पे वो सारी चीजें जो है वो हम इंजेक्ट करते हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। तो ये चीजें ध्यान में रखने के बाद में अब आ जाता है हमारे पास में इसकी स्टेजेस, ठीक है। दो चीजें हमारे पास क्लियर होगी। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया और टाइप्स हमने कर लिया। टाइप में हमने देख लिया 3 टाइप होते हैं। कौन कौन सा हो गया दोस्तों? जनरल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया और लोकल एनेस्थेसिया। ये 3 प्रकार के जो है हमारे पास में एनेस्थेसिया हो गए। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में स्टेजेस। अब स्टेजेस को करने से पहले मैं आपको चीजें बता देता हूं दोस्तों कि जब भी जनरल एनेस्थेसिया होता है, ध्यान से समझना, कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको की पॉइंट के रूप में बता रहा हूं। जब भी हमारे पास में जनरल एनेस्थेसिया देते हैं तो उस पेशेंट को जो है वो हमें सबसे पहले जो है उसका रेस्पिरेटरी पाथवे मेंटेन करना है, ठीक है। स्टेजेस की हम बात करेंगे, लेकिन जैसे ही जनरल एनेस्थेसिया देंगे तो उसमें हम क्या करेंगे
रेस्पिरेटरी पाथवे मेंटेन करेंगे, रेस्पिरेटरी पाथवे मेंटेन करेंगे। और इसी के आधार पे जो है वो ध्यान में रखना, एग्जाम में घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है कि किसी पेशेंट को जो है वो एनेस्थीसिया है तो उसमें मेन कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन यही बनता है कि जो भी हम एनेस्थीसिया देते हैं, खासतौर से जो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, उसमें मेन जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो आती है हमारे पास में रेस्पिरेटरी फेलियर। वो आगे हम देख लेंगे। रेस्पिरेटरी फेलियर आपको याद करने के तरीके से मैं अभी यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। रेस्पिरेटरी फेलियर जो है मेन कॉम्प्लिकेशन आती है। अब रेस्पिरेटरी फेलियर आएगा ही आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक रेस्पिरेटरी पाथवे बनाते हैं। रेस्पिरेटरी पाथवे बनाएंगे और फिर उसको वेंटिलेटर पे लेंगे। तो पेशेंट को जो हो हमेशा एंडोट्रेकियल ट्यूब या बाय द वे अगर ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है तो ट्रेकेस्टोमी, बहुत सारे में नहीं होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ट्रेकेस्टोमी लगी हुई हो। अदरवाइज उस पेशेंट को जो है वो हमेशा एंडोट्रेकियल ट्यूब पे जो है वो रखा जाता है, जिसको हम इंट्यूबेशन भी कहते हैं। यानी कि पेशेंट को जो है वो इंट्यूबेट किया जाता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो लेनिंजोस्कोप से करके एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है और फिर उसको जो है वो अटैच कर दिया जाता है। तो वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंट्यूबेशन, और जो ट्यूब डाली जाती है उसको बोलते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो जरूर डाली जाएगी और फिर ही उसके बाद में जो है वो हम एनेस्थेटिक या जनरल एनेस्थेसिया में लेते हैं। ठीक है, लोकल और रीजनल में नहीं करते हैं, लेकिन जनरल एनेस्थेसिया में जो है वो एंडोट्रेकियल ट्यूब डालना कंपलसरी है, या हम कहें कि रेस्पिरेटरी पाथवे बनाना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम जो है वो कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर है? देखो यहाँ पे जो है वो दो इमेज है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछ जाती है। ये है हमारे पास में ईटी ट्यूब। क्या है? ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, कहाँ डाली जाती है, कैसे डाली जाती है, ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। वैसे आपने हॉस्पिटल में अगर काम किया है तो बहुत बार ये चीज़ें जो है वो देखी होगी। यहाँ पे जो है ये कनेक्टर होता है जो कि बेसिकली जो है वो वेंटिलेटर से कनेक्ट हो जाता है। ये ट्यूब है हमारे पास में, और ये जो है वो इसका कफ है जो कि एक पर्टिकुलर कफ के द्वारा जो है उसको मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे जो है इसकी ओपनिंग है, यहाँ पे भी एक ओपनिंग होती है जिसको मर्फी आई कहते हैं, मर्फी आई कहते हैं। और ये जो है वो कफ होता है जिसके द्वारा इसको जो है वो मेंटेन किया जाता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब में जो है वो कफ जो है वो एकदम जो है वो प्रॉपर जो है प्रेशर में होता है। अप्रोक्सीमेटली 20 mmHg जो है वो इसका अंदर प्रेशर रखा जाता है। प्रेशर अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी दिक्कत है, और कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है। कम हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, इसके निकलने के चांसेस हो जाएंगे। ट्रेकिया में ये है और ये कफ जो है वो सही तरीके से इन्फ्लेट नहीं है, तो क्या होगा, बाहर निकलने की संभावनाएं जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर इस कफ को जो है वो ज़्यादा प्रेस कर दिया जाता है, ज़्यादा जो है वो फुला दिया जाता है, तो वहाँ पे जो है वो ट्रेकिया के अंदर जो है वो नेक्रोसिस होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसका कफ जो है वो बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन होना चाहिए। दूसरा आ जाता है ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों LMA, लेरिंजल मास्क एयरवे। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो हम जनरल एनेस्थीसिया में काम में नहीं लेते हैं, लेकिन अदर प्रोसेस में हम लेते हैं। ये भी एयरवे मेंटेन करने के काम में ही आता है। ठीक है ना, ये भी एयरवे जो है वो पाथवे मेंटेन करते हैं, उसी में काम में आता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो है वो हमारे पास में सीधा जो है वो ऊपर जाके लेरिंजल मास्क एयरवे, इसमें क्या करते हैं कि सीधा सीधा ये जो है वो लेरिंक्स में जाके अटैच होता है। ये डबल पोर्ट का होता है, एक इसके अंदर बाहर से भी एयर आती है और अंदर से भी एयर आती है। इसका यूज क्या है, इसको ब्लाइंडली जो है वो अंदर यहाँ पे ट्रेकिया में फंसा दिया जाता है और उसके बाद जो है वो देखा जाता है। अगर मान के चलिए, ठीक है, अगर वो ट्रेकिया में चला गया है सीधा सीधा, ठीक है, तब तो हम अंदर वाली लेयर से जो है वो उस अंदर वाली पाथवे से जो है वो उसको ऑक्सीजन देंगे। अगर वो ट्रेकिया में न जाके ईसोफेगस में गया है तो ईसोफेगस में हम फिर बाहर वाले से करेंगे ताकि वो फिर वो ट्रेकिया में चला जाए। इसका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि इसमें एक ब्लाइंड पाथवे आता है। समझने के तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास में जो है वो माउथ है, और ये है हमारे पास में ट्रेकिया, और ये है हमारे पास में ईसोफेगस। क्लियर है, ये दो पाथवे हैं, समझिए। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, लेरिंजल मास्क एयरवे जो है वो अंदर डालते हैं। अगर मान के चलिए वो ट्रेकिया में चला गया, सॉरी ईसोफेगस में चला गया, तो यहाँ पे ईसोफेगस में हम इसको ब्लो कर देते हैं और जो आउटर लेयर है उससे हम ऑक्सीजन देंगे तो वो किस में जाएगी, ट्रेकिया में, क्योंकि अंदर वाला तो जो है
वो हमने बंद कर दिया, बाहर वाले से देंगे तो यहाँ पे चली जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रेकिया में चलेगी, मान लीजिए दो ही चीजें हो सकती है, जब दो ही रास्ते हैं तो एक रास्ते में जो है वो ट्यूब जाना जो है वो पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रेकिया में या फिर इसोफेगस में। तो अगर ये ट्रेकिया के अंदर चली गई है तो फिर अंदर वाला जो है, ठीक है, ये जो अंदर वाली एयर है वहां से हम देंगे। ये दो जो है वो पाथवे के रूप में काम करती है। इसके बाहर से भी दे सकते हैं और अंदर से भी दे सकते हैं। इसका यही बेनिफिट होता है कि अगर हमने जो नॉन एक्सपर्ट पर्सन है अगर उसने डाल दिया है तो कैसे जैसे करके भी उस पाथवे को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। कई बार पूछते हैं, इसकी इमेज देके पूछ सकते हैं, या कई बार इसके फुल फॉर्म पूछते हैं कि LMA जो है वो क्या है, ठीक है। बाकी एंडोट्रेकियल ट्यूब का तो जो है वो आपको पता ही है, ये भी जो है वो अभी भी नोट सेट के एग्जाम में जो है वो पूछी गई थी कि इमेज देके जो है वो पूछा गया था कि ये कौन सी ट्यूब है। तो दोस्तों ये है हमारे पास में एंडोट्रेकियल ट्यूब। जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हम करेंगे यहाँ पे कंप्लीट। क्यों? क्योंकि हमारे पास में TNC एक्सप्रेस का टारगेट ये थी कि उस टॉपिक को हम जो है वो पूरा कंप्लीटली जो है वो लेके चलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में स्टेजेज। ध्यान से दोस्तों, टोटल जो है वो हमारे पास में एनेस्थेसिया की जो है वो 4 स्टेज होती है, ठीक है। हर एनेस्थेसिया की नहीं होती। जो हम जनरल एनेस्थेसिया की बात करें, लोकल में तो क्या है, लोकल में तो लगा दिया, स्टिच लगा दी, 2-2.5 घंटे के बाद में वापस से जो है वो एनेस्थेसिया ड्रग्स का असर खत्म हुआ, देन वो नॉर्मल हो जाएगा। हम बात करते हैं बेसिकली जो है वो जनरल एनेस्थेसिया की, ठीक है। तो स्टेजेस की अगर हम बात करें तो टोटल जो है वो हमारे पास में 4 स्टेज आती है। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ। अब आप कहोगे सर कितना अच्छा है याद करना, नहीं, इनके दूसरे नाम भी हैं, ठीक है, वो भी हम आगे बढ़ेंगे। और इनके बाद में जो है वो स्टेज थर्ड है, उसको फिर से जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 4 प्लेन में जो है वो डिवाइड किया गया। चलो कोई नहीं, 1 बाय 1 करके हम ले लेते हैं। स्टेज पहले आते हैं स्टेज फर्स्ट, दूसरी आती है हमारे पास में स्टेज सेकंड, तीसरी आती है स्टेज थर्ड, और चौथी आती है हमारे पास में स्टेज 4। पहली आ जाती है स्टेज फर्स्ट, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इंडक्शन या स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक। याद रखना इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक। नाम से पता चला, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक या स्टेज ऑफ इंडक्शन, ये दोनों चीजें जो है वो ध्यान में रखना। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या होता है दोस्तों, फ्री फ्रॉम पेन, यानी कि पेन से जो है वो चीज दूर हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक। यानी कि जैसे ही हम ड्रग्स देंगे, ठीक है, जैसे ही हम ड्रग्स देंगे उसके बाद में उस पेशेंट को अगर पेन है तो वो धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर पेन नहीं है तो अगर हम पेन भी उसको देंगे तो भी वो पेन इसको धीरे धीरे जो है वो नहीं होगा, यानी कि उसका सेंसेशन जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेज फर्स्ट। सेकंड आ जाती है हमारे पास में स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जैसे जैसे हम ड्रग्स देते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है वो कंपनसेट करने का काम करती है सॉरी, जैसे हम जो भी ड्रग्स देंगे उसके बाद हमारी बॉडी जो है उसको कंपनसेट करने का काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि सारी चीजें में जो है वो एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट इन द सेंस हार्ट रेट भी बढ़ती है, पल्स रेट भी बढ़ता है, रेस्पिरेटरी भी बढ़ती है, ये सारी चीजें जो है वो एक बार के लिए जो है वो इंक्रीज होती है। तो इसमें हर चीज जो है वो इंक्रीज होगी, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों, इसका नाम दिया गया स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। इसमें क्या होगा, चलो इसमें 1 बाय 1, इसमें तो क्या होगा, पेन कम होगा। अगर किसी पेशेंट को पेन है तो वो कम हो जाएगा, अगर पेन नहीं है और अगर हम उसको पेन देने की कोशिश करेंगे तो उसको सेंसेशन जो है वो कम होगा। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट के अंदर क्या होगा दोस्तों, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट के अंदर सारी चीज बढ़ेगी, जैसे हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी भी इंक्रीज होगा, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में इंक्रीज होगी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये चीज भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है
ये सारी चीजें इंक्रीज होगी, वॉलंटरी मूवमेंट भी इंक्रीज होगा, पेशेंट अचानक से जो है वो जोश के अंदर दिखेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। बहुत सारे बच्चे जो है वो यही गलती करते हैं। कैसे? क्योंकि उनको लगता है कि एनेस्थेसिया हो रहा, बेहोश कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट की कोई चीज आएगी ही नहीं, जबकि एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे कहाँ पे जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए वो जानबूझ के वो चीज़ डालता है जहाँ पे बच्चों को जो है वो कंफ्यूजन हो। तो उसमें वो क्या करते हैं कि स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट को जो है वो या बोल देते हैं कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके अंदर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, वॉलंटरी मूवमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्रीज होगी। तो दोस्तों वो है हमारी सेकेंड स्टेज, या तो सेकेंड स्टेज के नाम से डाल देंगे या फिर जो है वो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, इस तरीके से नाम डाल सकते हैं। तो दोनों नाम आपको जो है वो याद रहने चाहिए, कोई सी भी चीज़ डाल सकते हैं, इनके अंदर जो है वो हमारे पास में सारी चीज़ें जो है वो इंक्रीज रहेगी। तीसरी चीज़ आती है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया। अब देखो नाम दिया गया है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन सर्जिकल एनेस्थेसिया यहाँ पे नाम डाला गया है। अब सर्जिकल एनेस्थेसिया का मतलब होता है कि अब आप काट पीट कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको ऑपरेशन करना है, चाहे उसका हार्ट का करना है, जहाँ कहीं पे भी कांटा लगाना है, जहाँ कहीं पे भी करना है, मतलब आप अपनी सर्जरी जो है वो इस स्टेज के अंदर जो है वो परफॉर्म करोगे। ऐसा नहीं है आपने स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया के अंदर तो दे दिया, लेकिन उसी के अंदर जो है वो आपने शुरुआत कर दी। दोस्तों अगर उसी के अंदर शुरुआत कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ आती है हमारे पास में स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया। इसके अंदर क्या करते हैं, अब मेन जो सर्जरी है वो परफॉर्म की जाती है, ठीक है। जो भी हमारे पास में सर्जरी करनी है, चाहे कितनी बड़ी सर्जरी करनी है, पेशेंट का लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस भी हो गया और लॉस ऑफ द सेंसेशन भी हो गया, अब इसको जो है वो आप सर्जरी को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा धीरे धीरे दोस्तों, इसके अंदर सारे वाइटल्स जो है वो एक तरीके से स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। जो एक्साइटमेंट की स्टेज थी वो सारे के सारे जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, और इसको फर्दर जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया को फिर 4 प्लेन में जो है वो डिवाइड किया गया है। वो 4 प्लेन कौन कौन सी आती है इसको भी हम ले लेते हैं, उससे पहले हम लास्ट वाले को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। स्टेज 4 आती है जिसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ डेंजर। स्टेज ऑफ डेंजर, जैसे नाम से पता चल रहा है स्टेज ऑफ डेंजर। अब डेंजर वाली कौन सी चीज है, अगर मान के चलिए ये हर बार नहीं आती है, लेकिन जब आती है ना तो बड़ा जो है वो दुखदायक होती है। स्टेज ऑफ डेंजर जो है वो कब आती है दोस्तों, स्टेज ऑफ डेंजर जब आती है जब आपने एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे दी है, तब जाके स्टेज ऑफ डेंजर की कंडीशन आएगी। इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर में जाता है, ठीक है। जब भी आपने ड्रग्स जो है वो ज़्यादा दे दी है तो पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर जाएगा। तो ये बेसिकली जो है वो स्टेज आनी नहीं चाहिए। अगर आपने ड्रग्स ज़्यादा दी है या एनेस्थेटिक ने जो है वो ड्रग्स ज़्यादा दी है तो ये स्टेज जो है वो आपकी निकल के आएगी। क्लियर है? तो ये स्टेज से जो है वो आपको बचना है। चलो हम ले लेते हैं, हमारे पास में 3rd स्टेज थी स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया। इसके अंदर 4 प्लेन थे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आ गए हमारे पास में तीसरी वाली स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया। इसके अंदर 4 प्लेन थे। 4 प्लेन कौन कौन से हो गए, पहला आता है प्लेन फर्स्ट, दूसरा प्लेन सेकेंड, थर्ड प्लेन थर्ड, और चौथा आ गया प्लेन फोर्थ। ये 4th प्लेन है। अब इसके अंदर होता क्या है, मतलब कौन कौन सी चीजें जो है वो आएगी इसके अंदर। मैं आपको एक लाइन ही बताऊंगा, लेकिन वो एक लाइन जो है वो क्या इंपॉर्टेंट रखती है, एग्जाम में क्वेश्चन भी उसी लाइन से आता है, उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले प्लेन फर्स्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्लेन फर्स्ट के अंदर जो है वो जितने भी हमारे पास में रिफ्लेक्सेस है, ठीक है, वो रिफ्लेक्सेस जो है वो डिक्रीज होंगी। ध्यान रखना, जैसे मैं एक लाइन ही बताऊंगा इसके अंदर, लेकिन वो सीधी की सीधी आपकी जो है वो एग्जाम में ऐसे कैसे देखने को मिलेगी। सबसे पहले आ जाता है प्लेन फर्स्ट। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में दोस्तों कि जो कोरोनल रिफ्लेक्स है, कोरोनल रिफ्लेक्स है वो धीरे धीरे जो है वो एब्सेंट होना
चालू हो जाएंगे। जो कोरोनल रिफ्लेक्स है वो धीरे धीरे जो है वो हमारे पास में एब्सेंट होना चालू हो जाएंगे। सेकंड आ गया हमारे पास में, इसमें क्या होगा कि एक जो सबसे ज्यादा लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो, लैक्रिमल ग्लैंड से जो है वो सिक्रेशन से ज्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि आंखों से जो है वो आंसू, पेशेंट की आंखें बंद रहती है लेकिन सिक्रेशंस आना चालू होते हैं। तो ये एक मेन साइन सिम्टम्स है हमारे पास में किसका, प्लेन सेकंड का या सर्जिकल एनेस्थेसिया की जो है वो सेकंड स्टेज का। लैक्रिमल ग्लैंड से जो है वो सिक्रेशंस होना जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में सेकंड वन। थर्ड होता है प्लेन थर्ड। प्लेन थर्ड में क्या होता है कि पुपिल जो है, पुपिल जो है वो डायलेट होती है, पुपिल जो है वो फुल्ली डायलेट होती है। ये भी ध्यान रखना, डायलेट तो जो है वो शुरू में ही होना चालू हो जाती है, धीरे धीरे जैसे यहाँ पे स्टेज सेकंड थर्ड आना चाहिए धीरे धीरे डायलेट होना चालू हो जाती है। लेकिन प्लेन थर्ड में जो है वो पुपिल जो है वो कंप्लीटली जो है वो डायलेट हो जाती है, यानी कि कंप्लीट जो है वो हमारे पास में डायलेशन होना देता है। और ये डायलिसिस होने के बाद में, ठीक है, ये डायलिसिस होने के बाद में जो है वो जितने भी हमारे पास में रिफ्लेक्सेज है, पुपिल डायलेशन प्लस अदर रिफ्लेक्स, अदर रिफ्लेक्स जो है वो सारे एब्सेंट हो जाते हैं। जितने भी है हमारे पास में वो सारे के सारे, यहाँ तो कोरोनल रिफ्लेक्स था, वहां पे हमारे प्लेन फोर्थ में जो है वो पूरे के पूरे रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, ये हमारे पास में आती है दोस्तों, क्या चीज कि कौन कौन सी जो है वो सर्जिकल एनेस्थेसिया में स्टेज आती है और कौन कौन सी जो है वो प्लेन आती है। क्लियर है? अब उसके बाद में हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद जाएंगे हम क्वेश्चंस पे। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या आता है दोस्तों? सबसे पहला, और मैंने आपको बार बार बताया है और एग्जाम में भी आपको काफी बार देखने को मिलता है, कभी भी देखना पेशेंट के जब भी एनेस्थेसिया देते हैं या जब भी पेशेंट को जो है वो सर्जरी के लिए दी जाती है तो पीएसी करवाते हैं। आपने सुना भी होगा पीएसी, प्री एनेस्थेटिक चेकअप, सुना है? और उसके अंदर जो हो पूरी हिस्ट्री जो है वो कलेक्ट की जाती है, ठीक है ना, प्री एनेस्थेटिक चेकअप। इसमें क्या करते हैं, पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। जो एनेस्थेटिक होता है सर्जरी से पहले उसके पास भेजते हैं और उसके बाद पूरी हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। पूरी हिस्ट्री में बेसिकली जो हो मेजर चीजें कलेक्ट की जाती है। क्या क्या? कि आप किसी ड्रग्स का सेवन करते हो या नहीं करते हो। क्यों भाई? क्योंकि जो पेशेंट वाइन या इन सब चीजों का जो है वो सेवन करता है उनमें एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो ज्यादा देने की जरूरत होती है देन कंपेयर टू नॉन एल्कोहलिक पर्सन। तो ये सारी चीजें भी पूछता है, ठीक है। दूसरी चीज वो कई बार पूछता है कि कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सीओपीडी या अस्थमा वगैरह है या नहीं है, ठीक है। तो वो उस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करता है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ही आएगी। तो इस चीज को एक ही हथियार है, उसी एक हथियार को जो हो वो आप अच्छे से जो है वो पकड़ के रख लो दोस्तों। उसी एक हथियार से आपको जो है वो पूरे खेल खेलने हैं। क्या क्या? कि रेस्पिरेटरी से संबंधित ही जो है वो सारी चीजें। आपसे पूछा जाएगा कोई पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में आया है, ठीक है, या पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में आया है, तो आप मेन चीज क्या देखोगे? तो उसमें आपको कई बार दे सकता है, वो O2 सेचुरेशन के बारे में दे सकता है जिसको हम SpO2 बोलते हैं, या वो देख सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर। तो कुल मिला के बात यही है कि वो देगा हमें रेस्पिरेशन से संबंधित, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो करेगा। तो ये चीजें आपको जो है वो देखनी है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कॉम्प्लिकेशन में आपको जो हो बेसिकली प्री हिस्ट्री में वो अस्थमा वगैरह इन सब चीजों के बारे में देखेगा, प्रीवर कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है उसके बारे में जो है वो असेसमेंट करेगा, वो क्या ड्रग्स कंजप्शन करता है उन सब के बारे में जो है वो डिस्कस करता है। तो उसको हम बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक चेकअप, क्योंकि इन सब चीजों में जो है वो ज्यादा एनेस्थेसिया देने की जरूरत है। और मेन कॉम्प्लिकेशन या मेन चीजें देखने को क्या आ जाती है हमारे पास में? SpO2 लेवल, या जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर जो है हम रेस्पिरेटरी फेलियर को देखेंगे। तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि मेन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। बाकी अदर बहुत सारे होते हैं, वॉमिटिंग होता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सकता है, ये सारी चीजें आती है। लेकिन मेन कॉम्प्लिकेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास में? कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मेन कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहली चीज रेस्पिरेटरी फेलियर।
रेस्पिरेटरी फेलियर। दूसरा आ जाता है हमारे पास में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या जिसको हम कहते हैं हाइपोवोलेमिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लड का जो है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिया की कंडीशन आ जाती है। तीसरा आ जाता है हमारे पास में पेन मैनेजमेंट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो है वो बेसिकली हमारे पास में मेन कॉम्प्लिकेशन जो है वो आती है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किस पे करना है दोस्तों? सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना आपको रेस्पिरेटरी फेलियर पे। क्लियर है? तो दोस्तों ये हमारे पास में एनेस्थेटिक जो है या एनेस्थेसिया का जो है वो हमने कंप्लीट, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट की। क्या क्या हमने डिस्कशन किया उन सबको हम की पॉइंट पे लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, उसके बाद में हमने टाइप्स पढ़े, उसके बाद में हमने स्टेजेस पढ़े और उसके बाद में हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़े। अब इन सब का जो है वो हम की पॉइंट ले लेते हैं, जो कि हमारी टीएनसी एक्सप्रेस का मेन चीज़ है। की पॉइंट यानी कि एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें हैं, ये एक स्लाइड आपको जो है वो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर देके जाती है और इसी के कारण जो है वो बच्चे टीएनसी एक्सप्रेस को जो है वो पसंद करते हैं। की पॉइंट्स में सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या याद रखना है दोस्तों? इंट्रोडक्शन में एक ही चीज़ याद रखनी है, लॉस ऑफ द सेंसेशन तो होगा ही होगा। क्या होगा? लॉस ऑफ द सेंसेशन तो होगा, बट लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब इसको एग्जांपल से वो समझ लो। मान लीजिए मेरे यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, किसी धारदार चीज से कट लग गया, अब मुझे यहाँ पे स्टिच करवाने हैं, ठीक है। तो जैसे ही हॉस्पिटल में गए, देन वहाँ पे क्या करते हैं, इसके साइड में जो है वो एनेस्थेटिक ड्रग डाल देते हैं, ठीक है, एनेस्थेटिक ड्रग डालते हैं। देन उसके बाद ये जो है वो सेंसेशन इसमें खत्म हो जाएंगे, फिर इस पे स्टिच जो है वो लगा दिए जाते हैं, ठीक है। ये स्टिच जो है वो लगाने के बाद में तो इसमें हमारे पास मैं देख रहा हूं, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि स्टिच लगा रहे हैं, तो लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस तो है, बट लॉस ऑफ द सेंसेशन नहीं है, मतलब मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लॉस ऑफ द सेंसेशन तो है, बट लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस तो है, बट लॉस ऑफ द सेंसेशन नहीं है। तो कोई भी एनेस्थेसिया है उसमें लॉस ऑफ द सेंसेशन तो आएगा ही आएगा, प्लस विथ और विदाउट, विथ और विदाउट, विथ और विदाउट लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। जैसे जनरल एनेस्थेसिया में हो गया, उसमें लॉस ऑफ द सेंसेशन तो होगा और कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाएगी, लेकिन रीजनल और उसमें जो है वो हमारे पास में लॉस ऑफ द सेंसेशन ही खत्म होता है, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस नहीं होती है। क्लियर? दूसरी चीज आ गई हमारे पास में, दैट इज स्टेज। अच्छा, डेफिनेशन की बात मैंने बताई दी, यही डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी कि एनेस्थेसिया इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ द सेंसेशन विथ और विदाउट लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसके बाद आती है हमारे पास में टाइप में हमने तीन चीजें बताई। क्या था? सबसे पहले जनरल एनेस्थेसिया, दूसरा हमने बताया रीजनल एनेस्थेसिया और तीसरा हमने बताया लोकल एनेस्थेसिया। अब देखो, आपको सारी चीजें बताए। जनरल एनेस्थेसिया में क्या करते हैं? मेजर सर्जरी हो गया, उन सब चीज़ों में हार्ट रिप्लेसमेंट हो गया, हार्ट वाल रिप्लेसमेंट हो गया, स्पाइनल सर्जरी हो गया, ब्रेन की सर्जरी हो गया, क्रेनेटोमी हो गया, इन सब चीज़ों में हम जनरल एनेस्थेसिया काम में लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? इसमें हम जो है वो पूरी बॉडी का जो है वो सेंसेशन खत्म करते हैं, प्लस कॉन्शियसनेस भी खत्म करते हैं। तो ये हो गया लॉस ऑफ द सेंसेशन, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस। रीजनल में हम क्या करते हैं? रीजनल में हम लॉस ऑफ द सेंसेशन नहीं करते हैं, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस नहीं करते हैं, और लोकल में भी लॉस ऑफ द सेंसेशन करते हैं, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस नहीं करते हैं। सिंपल। उसके बाद आ जाता है तीसरी स्टेज। स्टेज में हमने कहा था कितनी स्टेज है? 4 स्टेज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट थी स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक। क्या हो गया? स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक। इसमें क्या कहते हैं कि सीधा सीधा जो हो पेन को रिड्यूस किया जाता है, या पेन जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सेकंड आ गई स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में क्या था? सब चीजें बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, वॉलेंट्री मसल्स बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें जो है वो इंक्रीज हो जाएगी स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में। तीसरी आती है स्टेज ऑफ
सर्जिकल एनेस्थेसिया। इसमें क्या होता है, यही मेन स्टेज होती है जिसमें सर्जरी जो है वो परफॉर्म की जाती है। इसके जो है वो टोटल 4 प्लेन थे। कौन कौन सा? प्लेन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इनमें मैंने आपको बताया था प्लेन फर्स्ट में क्या होता है दोस्तों, प्लेन फर्स्ट में जो है वो कोरोनल रिफ्लेक्स जो है वो खत्म होते हैं। प्लेन सेकेंड में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि प्लेन सेकेंड में जो भी हमारे पास में जो मतलब सारे वाइटल्स जो है वो धीरे धीरे स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं। थर्ड मैंने आपको बताया था कि प्यूपिलरी डायलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और फोर्थ में प्यूपिलरी डायलेशन और टोटल रिफ्लेक्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसमें लैक्रिमल ग्लैंड का जो है वो एक्साइटमेंट हो जाता है सेकंड प्लेन के अंदर। तो ये भी चीज ध्यान रखना, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लैक्रिमल ग्लैंड का एक्साइटमेंट जो है वो कौन सी स्टेज में होता है। लास्ट आ जाती है हमारे पास में स्टेज ऑफ डेंजर, जो कि कभी आनी नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है वो डेथ की कंडीशन में चला जाता है। अगर इसको नहीं रोका गया तो पेशेंट 100% जो है वो डेथ में जाएगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है स्टेज ऑफ डेंजर। तो ये चीज जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर फोर्थ स्टेज को मेंटेन नहीं किया है तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। और लास्ट आ गया हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में मेन चीज क्या थी दोस्तों, O2 सैचुरेशन, या दूसरा हम बात करें रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये जो है वो हमारे पास में मेन चीज है किसकी, कॉम्प्लिकेशन की। तो एक बोर्ड की स्लाइड में जो है वो आपका पूरा एनेस्थेसिया जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन ये चीज तभी समझ में आएगी जब आपने अभी जो क्लास है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गया है तो ही। तो ये सारी चीजें होगी क्लियर। यही था आज हमारे टॉपिक। अब हमारे पास में लास्ट बचा MCQ, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और उस MCQ में जो है वो आप बराबर के जो है वो भागीदार तो हैं, आप सारे के सारे जो है वो उसको देंगे। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं हम पहले। Which of the following is the primary goal of anesthesia induction? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि एनेस्थेसिया का जो है वो प्राइमरी गोल क्या होता है, किस लिए आप एनेस्थेटिक जो है वो देते हैं या किस लिए आप एनेस्थेसी देते हैं। ठीक है, पहला है अचीविंग स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, प्रोवाइडिंग पेन रिलीफ, मेंटेन स्टेबल ऑफ वाइटल साइन एंड एंश्योरिंग पेशेंट कंफर्ट। यानी कि किस लिए देते हैं आप पेशेंट को जो है वो स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस के लिए देते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ये एग्जैक्ट नहीं कर पाया है कि एनेस्थेसिया जनरल है या लोकल है। चलो इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जहां कहीं पे भी आपको जिस क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ एनेस्थेसिया दिया जाए ना, उसको आप काउंट करेंगे एज ए जनरल एनेस्थेसिया। अगर आपको पर्टिकुलर लोकल या स्पाइनल दिया जाए तो ही आप उस पर मूव करोगे। सिर्फ और सिर्फ जैसे आपके पास में सिंपल एनेस्थेसिया दे दिया गया है तो आप उसको करोगे जनरल एनेस्थेसिया। ये चीज आप हमेशा जो है वो अपनी डायरी में नोट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया के बारे में पूछा था तो हीमोफीलिया होता है फर्स्ट, वैसे तो हीमोफीलिया सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, हीमोफीलिया बी भी होता है, हीमोफीलिया सी भी होता है। लेकिन अगर वहां पे कहीं पे भी आपको हीमोफीलिया के बारे में कुछ बताया नहीं गया है तो आप डायरेक्ट उसको अकाउंट क्या करोगे, हीमोफीलिया ए। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास में एनेस्थेसिया के बारे में बताया नहीं गया है कि ये लोकल है या स्पाइनल है या जनरल है तो उसको क्या काउंट करोगे दोस्तों, उसको आप जनरल काउंट करोगे। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ जनरल एनेस्थेसिया इंडक्शन। जनरल एनेस्थेसिया इंडक्शन का प्राइमरी गोल क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अचीविंग स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, यस। प्रोवाइडिंग पेन रिलीफ के लिए भी करते हैं लेकिन जनरल एनेस्थेसिया तो नहीं। मेंटेन स्टेबल वाइटल साइन, जी नहीं दोस्तों। एंश्योरिंग पेशेंट कंफर्ट के लिए हम एनेस्थेसिया नहीं दे सकते। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, फर्स्ट। आंसर ए जो है वो हमारे पास में बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट अंडर रीजनल एनेस्थेसिया द नर्स शुड बी प्रायोरिटाइज मॉनिटरिंग विच ऑफ द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन की बात आ गई और कॉम्प्लिकेशन में मैंने आपको बार बार बताया था, हर बार बताया था कि कोई भी एनेस्थेसिया है, कोई भी इन द सेंस जनरल एनेस्थेसिया है तो उसका मेन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। मेन कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी फेलियर, ये मेन कॉम्प्लिकेशन। ऑप्शन में जाते हैं, पहला ऑप्शन है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पहला ऑप्शन ही हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट आ गया।
हाइपरटेंशन, दोस्तों हाइपरटेंशन कभी भी नहीं होता है, सिर्फ जो सेकेंड स्टेज आती है उसमें कुछ समय के लिए जो है वो बीपी इंक्रीज होता है, बाकी हाइपोटेंशन ही होता है, तो ये भी नहीं आएगा। नोजिया वोमिटिंग कॉम्प्लिकेशन होती है लेकिन ये प्रायोरिटी वाइज नहीं है। एलर्जिक रिएक्शन ये भी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एनेस्थेसिया या पीएसी जब हम करवाते हैं तो उसमें ऑलरेडी जो है वो हम एलर्जिक ड्रग्स को जो है वो मेंशन कर देते हैं, तो उसको तो हम पहले ही जो है वो हटा देते हैं। आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आएगा ए आंसर। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग जनरल एनेस्थेसिया द नर्स शुड बी आइडेंटिफाई विच एसेंशियल असेसमेंट। ठीक है, यानी कि बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग जनरल एनेस्थेसिया, एक पेशेंट को जो है वो जनरल एनेस्थेसिया दिया जाना है, दिया नहीं गया है, दिया जाना है, तो द नर्स शुड आइडेंटिफाई विच एसेंशियल असेसमेंट, कौन सा असेसमेंट जो है वो सबसे पहले करेगी, यानी कि पीएससी के अंदर जो है कौन सा असेसमेंट जो है वो सबसे पहले करेगी। क्या देखते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि पीएससी के अंदर जो हम बेसिकली क्या देते हैं, उसको स्पेशली देते हैं कि कोई ड्रग्स की एलर्जी तो नहीं है, उसको सेकंड देखते हैं कि कोई पहले जो है वो प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुआ है, या उसको क्या क्या चीज़ें देखते हैं मैं यहीं पे आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो एलर्जी तो नहीं है, दूसरी चीज़ कोई भी ड्रग्स का वो सेवन तो नहीं कर रहा, ड्रग्स इन द सेंस जरूरी नहीं है कि वो ड्रग्स ही हो, अल्कोहल भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी हो सकता है, ठीक है, उसका तो सेवन नहीं कर रहा। पहला कोई सर्जरी तो नहीं है, प्रियर कोई सर्जरी तो जो है वो नहीं है, और नेक्स्ट हम देखते हैं कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन द सेंस सीओपीडी, अस्थमा, ये तो कोई चीज़ का नहीं है, तो इन पे जो है वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम एनेस्थेसिया देते हैं तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा आती है, तो हम क्या नर्स जो है वो कौन सी चीज़ को जो है वो फाइंड आउट करेगी। पहला है ब्लड ग्लूकोज लेवल, सेकेंड एलर्जी टू एंटीबायोटिक्स, ध्यान से एलर्जी टू एनेस्थेटिक नहीं है, एलर्जी टू एंटीबायोटिक्स। थर्ड है हिस्ट्री ऑफ एनेस्थेसिया, देन उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ यूरिनरी कैथेटर, कि इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों फर्स्ट हमें देखना है कि विच इज द असेंशियल असेसमेंट, तो असेंशियल कौन सा है। असेसमेंट तो चलो ये सारी जो है वो ठीक है, सारे असेसमेंट करते हैं, बट असेंशियल कौन सा है। पहला ब्लड ग्लूकोज लेवल, इतना असेंशियल नहीं है। एलर्जी टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स नहीं है, अगर एनेस्थेटिक आता तो हो जाता। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ एस्थमा, मैंने काफ़ी बार बताया था कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को जो है वो सबसे पहले असेस करते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ यूरिनरी कैथेटर, ये भी नहीं करते, तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आंसर जाएगा सी। अगर आपके पास में टॉपिक क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको हार्ड नहीं लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following anesthetic technique involve injecting a local anesthetic drug in subarachnoid space, यानी कि subarachnoid space के अंदर जो है वो हमने ड्रग्स डाला है, तो उसको हम कौन सा बोलते हैं। ठीक है, जनरल एनेस्थेसिया, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया या रीजनल एनेस्थेसिया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? सबसे पहले जनरल एनेस्थेसिया में तो क्या करते हैं हम सब एरिचिनोइड स्पेस के अंदर नहीं, सीधा इनहेल या आईवी करके डालते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया में क्या होता है? एपिड्यूरल एनेस्थेसिया मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास में पायामेटर है, ये एरिचिनोइड मेटर है और ये ड्यूरामेटर है, तो ड्यूरामेटर के बाद में जो स्पेस आता है उसको बोलते हैं एपिड्यूरल, तो एपिड्यूरल में डालने वाला है उसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल। लेकिन यहाँ पे जो है वो कहाँ पे डाला गया है? सब एरिचिनोइड, ये किस में जाता है? सब ड्यूरल में। तो एपिड्यूरल एनेस्थेसिया किस में दिया जाता है? सब ड्यूरल में, सब ड्यूरल में दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक टेक्निक्स इन्वॉल्व इंजेक्टिंग ए लोकल एनेस्थेटिक ड्रग इनटू सब ड्यूरल स्पेस, तो आंसर जाता एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। क्या जाता है दोस्तों? एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? स्पाइनल, सॉरी एरिचिनोइड, तो आंसर जाएगा दोस्तों स्पाइनल एनेस्थेसिया। आंसर गया स्पाइनल एनेस्थेसिया। रीजनल एनेस्थेसिया, रीजनल एनेस्थेसिया होता है पर्टिकुलर नर्व की साइड में, जैसे इस हैंड वाली करनी है तो उसी नर्व में लगाया जाता है, उसको बोलते हैं रीजनल वाला। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? स्पाइनल एनेस्थेसिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये चीज समझ में आ गई दोस्तों। मैंने आपको पहले ही जो है वो स्पाइनल कोड का बता दिया था, मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपको जो है वो एक क्वेश्चन मैंने पहले ही जो है वो करवा दिए थे। ये देखो मैंने आपको बताया था, ये ड्यूरामेटर है, इसके जस्ट पास वाला है सब ड्यूरल स्पेस। अगर सब ड्यूरल स्पेस में हम लगाते थे उसको बोलते हैं सब ड्यूरल एनेस्थेसिया, लेकिन ये आ गया एरिचिनोइड ब्लू कलर वाला और उसके पास में जो है वो उसको हो गया सब एरिचिनोइड मेटर। तो
तो सब एरिथ्रोनाइड इसमें लगाते हैं तो उसको हम स्पाइनल एनेस्थेसिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्पाइनल एनेस्थेसिया। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग जनरल एनेस्थेसिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेंटेन पेशेंट एयरवे एंड प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। जनरल एनेस्थेसिया के दौरान, ठीक है, जनरल एनेस्थेसिया के दौरान जो है वो पेशेंट का एयरवे मेंटेन करने के लिए और पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन के लिए, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए जो है वो कौन सा पाथवे यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी पेशेंट जनरल एनेस्थेसिया में जाता है उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? रेस्पिरेटरी पाथवे। रेस्पिरेटरी पाथवे जो है वो मेंटेन किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसकी वजह से हम जो है वो उसको वेंटिलेटर पे लेते हैं। वेंटिलेटर पे लेने के लिए जो हमें क्या चाहिए होता है दोस्तों? वेंटिलेटर पे जो है वेंटिलेटर पे लेने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, या तो पेशेंट एंडोट्रेकियल ट्यूब पे होना चाहिए या पेशेंट ट्रेकेस्टोमी ट्यूब पे होना चाहिए। इसके अलावा होगा तो पेशेंट को कभी भी जो है वेंटिलेटर पे हम नहीं ले सकते। आप सिंपल मास्क लगा के वेंटिलेटर पे नहीं ले सकते, वो एक अलग बात होती है। बाईपेप सीपेप उसका भी जो है मैंने अलग से आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। बाईपेप सीपेप क्या होता है, उसको वेंटिलेटर क्यों कहा जाता है, वो भी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो वो सारी चीज़ें भी आप पुराने जो टीएनसी के वीडियो है उसमें देख सकते हो, और जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए वो भी आप बता सकते हो। हालांकि मुझे पता है कि इस दुनिया में अगर कोहिनूर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है कमेंट, जो कि आप लोग नहीं करते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको टॉपिक पढ़ना है, जिन कैंडिडेट को जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक बता सकते हैं, और जिनको लगता है कि इस क्लास में कोई भी जो है इम्प्रूवमेंट करना है तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी पाथवे बनाने के लिए वेंटिलेटर पे लेते हैं। वेंटिलेटर के लिए दो चीज़ें ज़रूरत होती है, आइदर दो चीज़ें नहीं, दोनों में से कोई, या तो पेशेंट एंडोट्रेकियल ट्यूब पे होना चाहिए या फिर ट्रेकेस्टोमी ट्यूब पे होना चाहिए। क्वेश्चन भी हमसे पूछा है ड्यूरिंग जनरल एनेस्थेसिया, ठीक है, ड्यूरिंग जनरल एनेस्थेसिया विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेंटेन पेशेंट एयरवे, पेशेंट पाथवे के लिए जो एंड प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर, वेंटिलेटर जो है वो पॉजिटिव प्रेशर में आता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? पहली चीज़ है एंडोट्रेकियल ट्यूब, लेरेंजियल मास्क एयरवे, नेजोफेरेंजियल एयरवे, ओरोफेरेंजियल एयरवे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है क्या है? एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो आंसर तो क्या जाएगा? एंडोट्रेकियल ट्यूब। इन सब के बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों कि होता क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। एंडोट्रेकियल ट्यूब जो मैंने आपको पहले ही जो है वो इमेज के द्वारा बता दी थी, इमेज के द्वारा जो है मैंने आपको बताया दिया था, दोनों में एंडोट्रेकियल ट्यूब और ये रहा, ठीक है। ये वाला जो था ये है एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बताया था लेरेंजियल मास्क एयरवे। इन दोनों के बारे में जो है वो क्या क्या फंक्शन थे वो भी मैंने आपको जो है वो बता दिए थे। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब डायरेक्ट मुंह से अंदर जाके सीधा ट्रेकिया में जाती है, ठीक है। लेरेंजियल मास्क एयरवे वो भी मैंने आपको बता दिया था कि ये ब्लाइंड होता है, या तो ट्रेकिया में जा सकता है या फिर जो है वो इसोफेगस में जा सकता है, लेकिन हम रेस्पिरेटरी पाथवे मेंटेन कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। लेकिन एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया, ये तो हॉस्पिटल वाली चीज़ें हैं, तो उसमें तो ऑलरेडी एक्सपर्ट स्टाफ होता है, तो उसमें हम ये चीज़ नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट नेजोफेरेंजियल एयरवे। नेजोफेरेंजियल एयरवे क्या होता है? सीधा जो है वो अंदर से जाता है, नाक से जाता है, बच्चों में काम में लेते हैं, और फेरिंक्स के अंदर जाके जो है वो खत्म हो जाता है। नेजल सर्जरी वाले और उस टाइप के लिए हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है ओरोफेरेंजियल एयरवे। ओरोफेरेंजियल एयरवे का दूसरा नाम होता है गुडल्स एयरवे, ठीक है। ये भी काफी जो है वो एग्जाम में पूछा था, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओरोफेरेंजियल एयरवे अगर मैं आपको दे दूं तो आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे ओरोफेरेंजियल एयरवे, छोटा सा गुडल्स एयरवे। ये जो चीज आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो है आप देख रहे हो, ये आ गया हमारे पास में ओरोफेरेंजियल एयरवे। ये देख सकते हो आप, ये जो चीज आप देख रहे हो ये है हमारे पास में गुडल्स एयरवे। आप सर्च भी करोगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? इसमें हमारे पास में राइट आंसर क्या जाएगा? इसमें हमारे पास में राइट आंसर जाएगा दोस्तों, दैट इज एंडोट्रेकियल। इसमें आंसर जाएगा हमारे पास में एंडोट्रेकियल ट्यूब। लेरेंजियल मास्क एयरवे भी नहीं, नेजोफेरेंजियल भी नहीं, ओरोफेरेंजियल भी नहीं, आंसर जाएगा ए।
क्लियर है, ये हो गया हमारे पास में क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। देखो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की बात की जा रही है। द नर्स इज ए केयरिंग फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, एक नर्स जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को जो है वो कर रही है एंड रिकवरी फ्रॉम एनेस्थेसिया, जो कि एनेस्थेसिया से रिकवरी कर रहा। विच असेसमेंट फाइंडिंग यूनिक इमीडिएटली इंटरवेंशन। यहाँ पे 4 जो है वो वाइटल साइन दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया है कि कौन सा वाइटल साइन आएगा तब नर्स जो है वो इमीडिएटली इंटरवेंशन लेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक पेशेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो आधा क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाएगा कि एक नर्स जो है वो एक पेशेंट की केयर कर रही है जो कि पोस्ट एनेस्थेटिक कंडीशन में है, यानी कि अभी अभी उसकी सर्जरी हुई है और वो फिर जो है वो वार्ड में आया है। अब कौन सा जो है वो फाइंडिंग ये बताएगी कि उसको इमीडिएटली जो है वो हमें इंटरवेंशन की जरूरत है, यानी कि इमीडिएटली जो हो वो वर्क करने की जरूरत है। पहला है ब्लड प्रेशर 130/80 mmHg, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 130/80 mmHg होगा, तो इमीडिएटली इंटरवेंशन लेगी। जी नहीं, बिल्कुल, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, तो उसमें जो है वो कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। सेकेंड आ जाता है रेस्पिरेटरी रेट 80 बीट्स पर मिनट, यानी कि उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी रहेगी 80 बीट्स पर मिनट। तो ये भी नॉर्मल है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल कितना होता है दोस्तों, नॉर्मल होता है 16 to 20 बीट्स पर मिनट, तो नॉर्मल है, तो उसमें हमें कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। थर्ड है ऑक्सीजन सैचुरेशन 94%, यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है 94%, तो इसमें लेने की जरूरत है। जी दोस्तों, इसमें लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे, ठीक है, SpO2 नॉर्मल कितना होता है दोस्तों 95 to 100%। मैं ऐसे O2 की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड SpO2, ठीक है, इन दोनों में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन चीजों को जो है वो ध्यान में रखना। SaO2 आता है, जो प्रेशर ऑफ O2 होता है वो होता है 80 to 100 mmHg, कितना होता है, और SpO2 होता है दोस्तों 95% से लेके 100%, तो इन दोनों को जो है वो ध्यान में रखना। आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखा होगा, जो कि बेसिकली ABG में हम देखते हैं, एट्रियल ब्लड गैसेज में हम देखते हैं, तो उसमें PA2 PCO2 ये दोनों चीजें देखते हैं। इसमें ये होता है हमारे पास में mmHg होता है PO2 और SpO2 होता है 95 to 100%, ठीक है, जो कि पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहीं पे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, तो इस चीज़ का जो है वो स्पेशली ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको वहाँ पे अगर ये कंफ्यूज होते तो आप ऑक्सीजन सैचुरेशन को जो है या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को देखते तो वो 80 to 100 आता है, लेकिन वो mmHg में आता है। यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन है, प्रेशर नहीं पूछ रहे, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो आता है हमारे पास में 95 to 100, यहाँ पे 94% है, यानी कि कम हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन हम पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हम ABG एनालिसिस करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इमीडिएटली जो है वो इंटरवेंशन लेने की जरूरत है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एट बेस लाइन, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो बेस लाइन पे है, यानी कि अब कॉन्शियस वो होता ही जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, उसमें हमें इंटरवेंशन लेने की जरूरत कहाँ आ रही है, तो ये भी हम नहीं लेंगे। आंसर हो गया सी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट रिसीविंग कॉन्शियस सेडेशन द नर्स इज प्रायोरिटी, ये तो बार बार वही चीज आ गई, ठीक है। मेंटेन द पेशेंट एयरवे एंड रेस्पिरेटरी स्ट्रेस, बिल्कुल यही लेंगे। मॉनिटर द पेशेंट ECG, ये इतना प्रायोरिटी पे नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनस पेन मेडिकेशन, जी नहीं दोस्तों, ऑलरेडी एनेस्थेसिया दिया है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस द पेशेंट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पेशेंट जो है वो कॉन्शियसनेस सेडेशन ले रहा है, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या कहते हैं, मेंटेन द पेशेंट एयरवे एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस। ये क्वेश्चन वैसे ही रिपीट हो रहा है, तो उसमें भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर ए आएगा। क्वेश्चन आए कैसे भी आपको पता ही है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस क्वेश्चन का जो है वो हमें मेन चीज वही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइड ओपोइड यूज एनेस्थेटिक, मैं बार बार बता रहा हूं आपको
कि मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन बार बार क्यों लेके आए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में लाना पड़ रहा है। तो देखो कितने ईजी क्वेश्चन है। मैं एक ही लाइन में आपका कॉम्प्लिकेशन बता दिया था कि पेशेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये चीज ध्यान रखना। ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी स्टेटस, ये दो चीजों से ही जो है वो आपका मेन कॉम्प्लिकेशन एनेस्थेसिया का खत्म हो जाता है। तो इसमें तो इतना ज्यादा जो है वो समझने वाली कोई चीज है ही नहीं है। आंसर क्या जाएगा? बी। बी आंसर जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन इज मेजर्ड। ये भी आपको पता है एनेस्थेटिक इनहेलेशन के लिए जो है वो काम में ली जाती है। ठीक है, जो भी आपका है मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन है वो कैसे काम में ली जाएगी दोस्तों? मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन जो है वो एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो हमारे पास में जितनी इनहेल की जाती है उसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेस्थेसिया द एलएमए, मैं बार बार कर रहा हूं एलएमए, लेरिंजियल मास्क एयरवे इज स्टैंड फॉर। यहाँ पे एलएमए का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। एलएमए की ऑलरेडी मैंने आपको इमेज देके जो है वो सारी चीज क्लियर करवा दी है। एलएमए होता है हमारे पास में लेरिंजियल मास्क एयरवे। तो देखते हैं फुल फॉर्म, लेरिंजियल मास्क एयरवे। फर्स्ट ऑप्शन ही जो है हमारे पास में राइट चला गया। लोकलाइज्ड मॉनिटर्ड एनाल्जेसी, जी नहीं दोस्तों। लेटरल मैंडिबुलर एडवांसमेंट, जी नहीं दोस्तों। लिंगुलर मसल्स एनेस्थेसिया, जी नहीं दोस्तों। सीधा एलएमए का फुल फॉर्म होता है लेरिंजियल मास्क एयरवे, जो कि मैंने आपको इमेज से भी जो है वो शो कर दिया है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेसिया वर्क बाय। लोकल एनेस्थेसिया जो है वो किस तरीके से वर्क करता है? ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो लोकल एनेस्थेसिया देते हैं वो जितने भी हमारे पास में सेंसरी इफेक्ट होते हैं उनको जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। वो सेंसरी इफेक्ट पे करता है, मोटर पे इफेक्ट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा भी होगा और या फिर आपने काम करते हुए भी देखा होगा कि पेशेंट को जैसे कट लग जाता है तो उस पर स्टिच लगाते हैं तो उसकी मोटर एक्टिविटी तो वैसी ही रहती है, हाँ सेंसेशन लॉस हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है लोकल एनेस्थेटिक इज वर्कड बाय, पहला है डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जी नहीं दोस्तों, लोकल एनेस्थेसिया में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यही चीज मैंने आपको बार बार बताई थी। क्या बताया था कि जो ही हमारे पास में जो है वो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या चीज है, एक होता है हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज आती है, क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और पेरिफेरल में भी आती है हमारे पास में क्रेनियल नर्व और दूसरी आती है हमारे पास में स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो ये चीज बताया था। जो हमारे पास में जनरल एनेस्थेसिया है वो इनको डिप्रेस करता है और जो लोकल एनेस्थेसिया है वो इनको डिप्रेस करता है, इसको डिप्रेस करता है। ठीक है, क्रेनियल नर्व का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, स्पाइनल नर्व का जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? लोकल एनेस्थेटिक वर्क बाय, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक जो है वो किस तरीके से काम करता है? तो दोस्तों लोकल एनेस्थेटिक क्या करेगा, वहां की जितनी भी सेंसरी नर्व है, पेरिफेरल नर्व है, नॉट सेंट्रल नर्व, पेरिफेरल नर्व है, उनको न्यूट्रलाइज करता है। ऑप्शन क्या है? डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जी नहीं दोस्तों। डिप्रेसिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो जनरल एनेस्थेसिया में करता है, नहीं कि लोकल एनेस्थेसिया में। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग पेन इन सिग्नल ऑफ द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वहां पे जो पेन है, ठीक है, उनको करता है। तो दोस्तों यही चीज मैं बताऊं कि यही उनको ब्लॉक कर देता है, जो हमारे सेंसरी है उनको ब्लॉक कर देता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट है इंडक्शिंग अनकॉन्शियसनेस, यानी कि अनकॉन्शियसनेस को जो है वो बढ़ावा देता है। जी नहीं दोस्तों, अनकॉन्शियसनेस नहीं होती है लोकल में, जनरल में होती है। देन रिलैक्सिंग स्केलेटल मसल्स को भी रिलैक्स नहीं करता है। ये सारे के सारे जो है वो जनरल एनेस्थेसिया के हैं। सिर्फ बीच वाला बी पोर्शन है वो ही एक लोकल एनेस्थेसिया को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सारे के सारे जो है वो जनरल एनेस्थेसिया को कर रहे हैं। आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आंसर जाएगा बी। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास में। अच्छा, दो है अभी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ जनरल एनेस्थेसिया? वही हाइपोटेंशन नहीं, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, नहीं,
हाइपरथर्मिया, जी नहीं। ब्रोंकियोस्पाज, यस, ठीक है। एयरवे जो है वो हमारे पास में राइट है। आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आंसर डी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटराइज पैरामीटर्स इज एसेंशियल ड्यूरिंग एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के दौरान जो है वो कौन सा पैरामीटर जो है वो एसेंशियल होता है? पहला है ब्लड ग्लूकोज लेवल, जी नहीं दोस्तों। यूरिन आउटपुट, जी नहीं दोस्तों। ऑक्सीजन सेचुरेशन, यस, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो हमारे पास में राइट है, ठीक है। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर, जी नहीं दोस्तों, बॉडी टेम्परेचर भी नहीं आएगा। आंसर आ गया हमारे पास में सी। बार बार एकदम सिंपल जो है वो चीज़ें आई है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन और ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो एनेस्थेसिया के हमारे पास में खत्म होगी। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी में एनेस्थेटिक जो भी ड्रग्स है वो सारी की सारी कंप्लीट की गई है। आप ये कहोगे सर यहाँ पे सिर्फ एनेस्थेसिया की जो बेसिक फिजियोलॉजी है उसके बारे में बताया, फार्माकोलॉजी के बारे में नहीं बताया। तो दोस्तों पूरी फार्माकोलॉजी जो है वो एनेस्थेसिया वाले टॉपिक फार्माकोलॉजी में जब हमने ड्रग्स पढ़ी है वहाँ पे कंप्लीट करवा रखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के टॉपिक में आपको क्लास कैसी लगी वो सारी चीज़ें बताइएगा, और उसके बाद जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए वो भी आप बताइएगा। क्लास जो है वो टफ होनी चाहिए, जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरीके से जो है वो हम आगे क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो कमेंट आए हुए हैं वो है ड्रग कैलकुलेशन, तो आज नेक्स्ट क्लास जो है वो ड्रग कैलकुलेशन होगी, उसकी नेक्स्ट क्लास आप बताएंगे वो। और दोस्तों कमेंट करने का ये बेनिफिट है कि अब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, बच्चे कितना याद करते हैं, कितना को वो क्लास समझ में आती है, पूरे हज़ारों स्टूडेंट देखते हैं, हमें पता नहीं होता है कि सबका लेवल जो है वो एक जैसा होता है। लेकिन कमेंट करेंगे, फीडबैक आएगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ इनको क्लास अच्छी लग रही है, या और क्लास जो है वो किस तरीके से इम्प्रूव हो, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो ज़रूर कीजिए। कमेंट में आपका कोई पैसा नहीं जा रहा, लेकिन एक हमें ब्लूप्रिंट मिल जाता है। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।